हेलो दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। कण से ब्रह्मांड तक, जीवाणु से जानवर तक, आप से अस्तित्व तक सब कुछ साइकोलॉजी है। साइकोलॉजिकल पावर जगाओ और करो दुनिया पर राज। प्रस्तुत करते हैं मास्टर ऑफ साइकोलॉजी दीप त्रिवेदी। एपिसोड 1। दीप त्रिवेदी एक प्रसिद्ध लेखक, वक्ता और स्पिरिचुअल साइकोडायनामिक्स के पायनियर हैं, जो एक व्यापक दृष्टिकोण से न सिर्फ लिखते हैं बल्कि विभिन्न विषयों पर वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें पढ़ने व सुनने मात्र से मनुष्य में आमूल सकारात्मक परिवर्तन आ जाते हैं। वे अपने कार्यों द्वारा आज तक लाखों लोगों को सुख और सफलता के मार्ग पर लगा चुके हैं। दीप त्रिवेदी ने अपने इन कार्यों द्वारा प्रकृति, उसके नियम, उसका आचरण, उसकी साइकोलॉजी और उसके मनुष्य जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को बड़ी ही गहराई से समझाया है। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिसे उन्होंने छुआ ना हो। वे कहते हैं कि साइकोलॉजी के बाबत कम ज्ञान और कम समझ होना ही मनुष्य जीवन के तमाम दुखों और असफलताओं का मूल कारण है। वे बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ, 101 सदाबहार कहानियाँ, आप और आपका आत्मा तथा 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो समेत कई अन्य किताब लिख चुके हैं। उनके द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। समाज में उनके असीमित योगदान के लिए भी दीप त्रिवेदी को साल 2018 के टाइम्स पावर मेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मनुष्य जीवन की गहरे से गहरी साइकोलॉजी पर उनकी पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मनुष्य जीवन और भगवद गीता पर सर्वाधिक वर्कशॉप कंडक्ट करने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पर है, जिसमें उन्होंने 58 दिनों के गीता पर 168 दिन, 168 घंटे, 28 मिनट और 50 सेकंड तक एक लंबी चर्चा करी है। इसके अलावा अष्टावक्र गीता और ताओ ते चिंग पर भी सर्वाधिक वर्कशॉप कंडक्ट करने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पर दर्ज है। ये सारे रिकॉर्ड राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज हैं। साथ ही मनुष्य के जीवन, साइकोलॉजी, आत्मा, प्रकृति के नियम, भाग्य तथा अन्य विषयों पर सर्वाधिक लगभग 12,038 कोटेशन लिखने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर दर्ज है। भगवद गीता पर उन्हें उनके साइकोलॉजिकल कार्यों के लिए ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई है। उनके द्वारा लोगों के रोज़मर्रा के जीवन की समस्याओं पर करी गई इंटरैक्टिव वर्कशॉप ने सभी के जीवन में क्रांतिकारी ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। ये तमाम वर्कशॉप भारत में लाइव ऑडियंस के सामने आयोजित किए गए हैं। दीप त्रिवेदी की खास बात यह है कि वे जीवन के गहरे से गहरे पहलुओं को छूते हैं और उन्हें सरलतम भाषा में लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे कन्फ्यूजन की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। वे अपनी किताबें और वर्कशॉप्स में जिस अनोखी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल भाषा और एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, उससे उन्हें पढ़ने तथा सुनने वालों में उसका तत्कालिक प्रभाव भी होने लगता है और यही बात उन्हें इस क्षेत्र का पायनियर बनाती है। प्रस्तावना। ब्रह्मांड की चाहे दृश्यमान वस्तु हो या अदृश्य, अंत में तो सब कुछ है एक साइकोलॉजी ही। चांद तारे हों या आग और पानी, सब वह भी एक साइकोलॉजी ही है। फिर वे चाहे पेड़ पौधे हों या जानवर या फिर मनुष्य ही क्यों ना हो, वे भी सिवाय साइकोलॉजी के और कुछ नहीं हैं। परंतु इस दृष्टि से गहराई में जाकर कभी सोचा ही नहीं गया है। और सच कहूँ तो मनुष्य को उसकी यही एक अवहेलना सबसे ज़्यादा भारी पड़ रही है। सफल होने की हजारों संभावनाएं लेकर पैदा हुआ मनुष्य यदि आज इतना असफल और दुखी है तो उसका एकमात्र कारण साइकोलॉजी के विषय में उसका अज्ञानता ही है। आश्चर्य यह कि मनुष्य में दृष्टि और इंटेलिजेंस दोनों अपनी इस प्रगाढ़ता में मौजूद है कि वह इस विश्व के साइकोलॉजी की तमाम बारीकियों को समझ सके, परंतु हजारों में 2-4 ही अपनी इस अद्भुत दृष्टि और इंटेलिजेंस का उपयोग कर पाते हैं, और वह भी अपनी क्षमता का बमुश्किल 10-20%। और सच यह भी है कि उन 10-20% उपयोग करने वालों ने ही अब तक तमाम क्षेत्रों में सफलता के झंडे गाड़े हैं। इस संबंध में विज्ञान का भी यही कहना है कि मनुष्य अपनी बुद्धि का बमुश्किल 2-4% ही उपयोग कर रहा है। विज्ञान तो यह भी कहता है कि सदी के सबसे बुद्धिमान समझे जाने वाले आइंस्टाइन ने भी अपनी बुद्धि का 15% से ज़्यादा उपयोग नहीं किया है। तो सोचो यह कि यदि हर मनुष्य अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग करने लग जाए तब क्या होगा। आप सिर्फ चांद और मंगल की बात करते हैं, पूरा ब्रह्मांड पर मनुष्य का
राज नहीं हो जाएगा तथा दुख और असफलता वे तो मनुष्य के जीवन से ऐसे गायब हो जाएंगे कि फिर खोजे नहीं मिलेंगे। और मैं यही चाहता हूँ। यूँ भी सुखी व सफल होना मनुष्य का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। सो पूरा विश्व साइकोलॉजी कैसे है, मनुष्य की अपनी साइकोलॉजी क्या है, वह कैसे जानी जाती है और उसे जानने के फ़ायदे क्या हैं, बस आगे हम इन समस्त बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हर वस्तु एक साइकोलॉजी है। चर्चा का प्रारंभ मैं यह समझाने से करता हूँ कि कैसे हर वस्तु न होकर एक साइकोलॉजी है। आप अपनी दृष्टि और इंटेलिजेंस दोनों सचेत कर दीजिए, बस आपके लिए यह बात समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो बताइए कि यह ब्रह्मांड क्या है। आप कहेंगे एक विशाल स्पेस है। यह तो हर कोई जानता है। मैं यह कह रहा हूँ कि विशाल स्पेस होना और रोज़ रोज़ फैलना यह एक साइकोलॉजी है और उस साइकोलॉजी को आपने ब्रह्मांड का नाम दिया हुआ है। अब आप यदि उसे ब्रह्मांड की जगह कोई और नाम दे दें तो क्या उसकी साइकोलॉजी बदल जाने वाली थी? नहीं ना। तो इसका सीधा मतलब यह हुआ कि चूँकि नाम देना सुविधापूर्ण और ज़रूरी है इसलिए आप नाम दे रहे हैं। बाकी तो आप जिसको भी नाम दे रहे हैं वह दे दो, एक साइकोलॉजी को ही रहे हैं। वह नाम तो आप दे तो एक साइकोलॉजी को ही रहे हैं, वस्तु को नहीं। चलो इसी बात को समझना आपके लिए और आसान कर देता हूँ। बताओ पानी क्या है? तो निश्चित ही वह भी एक साइकोलॉजी ही है। एक ऐसा पदार्थ जो बहता है, प्यास बुझाता है तथा आग का शत्रु है और उसे आपने अपनी सुविधा के लिए पानी नाम दिया हुआ है। यह बात आप अच्छे से अपने जहन में उतार लें, क्योंकि आगे इस विषय की गहरी बातें समझने हेतु साइकोलॉजी की यह प्रारंभिक समझ बड़ा काम आएगी। और इसलिए मैंने शुरुआत इस बात से करी है कि कैसे तमाम वस्तुएं न होकर भिन्न भिन्न साइकोलॉजी हैं, क्योंकि वस्तुओं की साइकोलॉजी समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आपको करना सिर्फ इतना है कि आगे से आपको किसी भी वस्तु को वस्तु न समझकर एक साइकोलॉजी समझने की आदत डालनी होगी। मैं दावे से कहता हूँ कि इस एक छोटी सी आदत से आपकी बुद्धि और दृष्टि दोनों 1000 गुना तीव्र हो जाएगी। खैर, एक बार फिर वस्तुओं की साइकोलॉजी पर लौट आते हैं। यह ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल उस साइकोलॉजी का नाम है जो अपने आसपास से गुजरने वाले पदार्थ को गायब कर देता है या कहे कि अपने में समा लेता है। वैसे ही ब्रह्मांड में हजारों तारे, ग्रह और उपग्रह हैं और उन सब की अलग अलग विशेषताएं हैं। एक प्लेनेट तो ऐसा है जिसका बाहरी सतह डायमंड से बनी हुई है और जिसे अपने PSRJ 1719 स्पेस 1438b नाम दिया हुआ है। कहने की ज़रूरत नहीं कि यह डायमंड से भरा होना उसकी साइकोलॉजी है। वैसे ही वैज्ञानिकों ने खोजा है कि ब्लैक होल के निकट एक विशाल पानी का बादल भी है जिसमें हमारे सारे समुद्र से 140 ट्रिलियन गुना ज़्यादा पानी है। वैसे ही सेजिटेरियस B2 नामक ग्रह है जिसमें 10 बिलियन लीटर अल्कोहल है और वह भी रास्पबेरी फ्लेवर की रम जैसी होगा। यह सेजिटेरियस की अपनी ही एक अनूठी साइकोलॉजी है। अभी तो मुद्दा यह कि विज्ञान हजारों ग्रह खोज चुका है और सबको अलग अलग नाम भी दे चुका है। कोई किसी एक गैस से बना है तो कोई किसी अन्य से, किसी में A नामक लिक्विड है तो किसी में B नामक, कोई गर्म है तो कोई ठंडा है, कोई एक कॉम्बिनेशन से बना है तो कोई किसी दूसरे से। यानी सबकी साइकोलॉजी अलग अलग है और इनकी अलग अलग साइकोलॉजी के आधार पर ही सबको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। चलो ब्रह्मांड छोड़ कुछ गैसों की संरचना पर लौट आते हैं। तो यहाँ भी यह कहने की ज़रूरत नहीं कि हर गैस की अपनी एक ख़ास साइकोलॉजी है और उसी आधार पर उनको भी अलग अलग नाम दिए हुए हैं। वैसे ही हर लिक्विड की भी अपनी अपनी साइकोलॉजी है और उसी आधार पर उन्हें भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब ज़रा यह विचार करें कि पानी तो खरबों लीटर पृथ्वी पर है, परंतु उसकी हर बूंद को कोई अलग नाम नहीं दिया गया है। सारी बूंदों को आप पानी ही कहते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? क्योंकि पानी की तमाम बूंदों की साइकोलॉजी एक सी ही है, इसलिए उन्हें अलग से नाम देने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। लेकिन वहीं इसी संदर्भ में दूसरी बात समझना अति आवश्यक है। वस्तुओं की भिन्नता प्रायः मनुष्य रूप रंग से समझता है।
वस्तुओं की भिन्नता प्रायः मनुष्य रूप रंग से समझता है, क्योंकि रूप रंग दृश्यमान है, उसकी सोच व समझ के दायरे में है, परंतु वास्तव में उसका रूप रंग से भेद पकड़ना बड़ा ही ऊपरी है। यह कोई इंटेलिजेंस की बात नहीं हुई। रूप रंग में भेद से भिन्नता तो जानवर भी पहचान लेते हैं। मनुष्य तो चेतना के परम शिखर पर बैठा प्राणी है और उसे इतना समझना ही चाहिए कि वस्तुओं के सारे भेद साइकोलॉजिकल हैं। हर बहने वाली चीज़ को हम पानी नहीं कहते। वही यहाँ यह भी सत्य है कि रूप रंग के अनेकों भेद के बाद भी हर रंग के गुलाब को हम गुलाब ही कहते हैं। क्योंकि हर रूप रंग के तमाम भेदों के बावजूद उनकी साइकोलॉजी समान होती है, परंतु चूँकि साइकोलॉजी अदृश्य है, सो उस आधार पर भेद करना या ऐसी तीखी दृष्टि उपयोग करना हर एक के बस में नहीं होता, और यह साइकोलॉजिकल दृष्टि उपयोग कर पाना ही मनुष्य की वास्तविक बुद्धिमत्ता है। दृश्य नहीं, अदृश्य के भेद व कारण समझ पाना ही सच्ची इंटेलिजेंस है। लेकिन फिर भी हजारों में से एक इस इंटेलिजेंस का उपयोग करता है, और तभी तो वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य प्रायः अपनी बुद्धि का 5% बमुश्किल उपयोग करता है। वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि सदी के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आइंस्टाइन भी अपनी बुद्धि का 15-20% से ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाए थे। खैर, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आज हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। आज हमने बुद्धिमत्ता के कई शिखर छुए हैं। आज हम अपनी साइकोलॉजिकल दृष्टि आसानी से पैनी कर सकते हैं, और वह करें तो ही हम चांद तारों पे राज कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए। साइकोलॉजी के बाबत अज्ञानता ही मनुष्य की असफलता का प्रमुख कारण है। खैर, अभी तो हम अपनी इस साइकोलॉजिकल यात्रा को आगे बढ़ाएं और इस संदर्भ में यह समझ ले कि तमाम पदार्थों की भी अपनी भिन्न भिन्न साइकोलॉजी है। उसी आधार पर हमने इन्हें विभाजित किया है। लकड़ी की अपनी साइकोलॉजी है तो लोहे की अपनी, प्लास्टिक की अपनी साइकोलॉजी है तो रबर की अपनी, कपड़े की अपनी साइकोलॉजी है तो कागज़ की अपनी। कहने का तात्पर्य सबकी भिन्न भिन्न साइकोलॉजी है और उसी आधार पर सबको भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। परंतु यहाँ पर खास समझने लायक बात यह कि तमाम वस्तुओं को भिन्न भिन्न नाम तो उनमें निहित अदृश्य साइकोलॉजी के कारण दिए हुए हैं, जबकि हम उन्हें पहचानते उनके दृश्यमान अस्तित्व के कारण हैं। और ठीक वैसे ही तमाम पेड़ों और वनस्पतियों की भी अपनी भिन्न भिन्न साइकोलॉजी है। पीपल के पेड़ की अलग साइकोलॉजी है तो नारियल के पेड़ की अलग, आम के पेड़ की अपनी साइकोलॉजी है तो बरगद के पेड़ की अपनी, और ठीक उसी तरह तमाम फलों और फूलों की भी अलग अलग साइकोलॉजी है, तथा उसी आधार पर हम उन सबको भी अपने भिन्न भिन्न नाम दे रखे हैं। और वैसा ही जानवरों के संदर्भ में भी है। अब आपको विस्तार से यह समझाने की आवश्यकता नहीं कि हर जानवर की अपनी साइकोलॉजी है और उसी आधार पर आपने सबको नाम दे रखा है। और जानवरों की तो लाखों तरह की भिन्न भिन्न साइकोलॉजी हैं। कुछ एक की बड़ी रोचक भी हैं, जैसे अंटार्कटिक ऑक्टोपस का खून नीले रंग का होता है और इस कारण वह ठंडे से ठंडे वातावरण को भी सह लेता है। वैसे ही टेट्राहाइमेना करके मछली की एक जाति है जिनमें 7 विभिन्न सेक्स पाए जाते हैं, परंतु यह अन्य जानवरों में तो स्त्री पुरुष या कहें कि XX और XY होते हैं, जबकि उनमें 7 विभिन्न कॉम्बिनेशन होते हैं। यह उनकी एक निराली साइकोलॉजी है। और ठीक वैसे ही एक इमोर्टल जेलीफिश होती है। वह बड़ी होती है और फिर छोटी हो जाती है। बस यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि कोई उसे खा ना जाए, यानी उसे नेचुरल मौत नहीं आती। कहने का तात्पर्य जानवरों की एक से एक अद्भुत साइकोलॉजी होती है, उसी आधार पर उन्हें भी नाम दिए गए हैं। और अभी इस पूरी बात का सार कहूँ तो सजीव निर्जीव छोटी या बड़ी हर वस्तु की अपनी एक साइकोलॉजी होती है और उसी आधार पर हमने उनके भिन्न भिन्न नाम अपनी सुविधा के लिए दिए हुए हैं।
कहने की ज़रूरत नहीं कि यह नाम देने की तथा उनकी साइकोलॉजिकल भिन्नताएं पहचानने की तमाम कवायदें सिर्फ मनुष्यों ने की है, और यह बात उसे सिद्ध करने को पर्याप्त है कि हम मनुष्यों के पास दृष्टि और बुद्धिमत्ता दोनों बाकी सबसे कहीं ज़्यादा प्रगाढ़ है। लेकिन दूसरा सच यह भी है कि हम अपनी इस साइकोलॉजिकल दृष्टि को इस स्तर से आगे नहीं बढ़ा पाए हैं, और सही मायने में यही हमारे दुख और असफल रहने का राज है, क्योंकि हमारी हर नई उड़ान तगड़ा साइकोलॉजिकल ज्ञान मांगती है। अब उड़ान की चाह तो हम सब कर लेते हैं, परंतु उस हेतु अपेक्षित साइकोलॉजिकल ज्ञान बढ़ाने में गच्चा खा जाते हैं। अर्थात यदि हम अपनी साइकोलॉजिकल दृष्टि को और पैना कर सके तो मनुष्यों के जीवन में चारों ओर फैली इतनी असफलता को हम गायब कर सकते हैं। बस इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने साइकोलॉजी की गहराई में उतरना तय किया है, और आगे अब इस किताब में मैं साइकोलॉजी के हर पहलू पर गहरी दृष्टि घुमाते हुए आपके साथ आगे बढ़ता जाऊंगा, ताकि आपकी साइकोलॉजिकल दृष्टि अध्याय दर अध्याय पैनी होती चली जाए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।